केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात सड़कों पर मौत मारने वाले उन किलर रीलबाजों की, जिनके लिए आपकी और हमारी जान सिर्फ एक रील का मसाला बनकर रह गई है। दिल्ली के द्वारका में साहिल की मौत महज एक हादसा नहीं है, बल्कि रसूख और रफ्तार के नशे में किया गया एक सुनियोजित कत्ल है। एक नाबालिग लड़का बिना लाइसेंस के सड़क पर मौत बनकर दौड़ता है। उसकी गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के अनगिनत चालान पहले से ही दर्ज थे, फिर भी वो पुलिस की नाक के नीचे रील बनाता है और स्टंट करता है। दूसरी तरफ आरोपी को परीक्षा का बहाना देकर जमानत भी दे दी जाती है। देश की सड़कों पर ये जो रील कल्चर का कैंसर फैल रहा है, ये रेड सिग्नल है हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए। कहीं कोई सनरूफ से बाहर निकलकर नाच रहा है, तो कहीं कोई स्टंट के नाम पर दूसरों की जान ले रहा है। पुणे से लेकर कानपुर और अब दिल्ली तक हर शहर में हिट एंड रन का एक नया रईस ज्यादा तैयार बैठा है। बिना लाइसेंस के नाबालिग के हाथ में डेथ मशीन थमाने वाले माँ बाप पर कार्रवाई कब होगी? इन रीलबाजों का इलाज क्यों जरूरी है? सब कुछ आपको बताएंगे। दूसरी खबर जम्मू की उस सनसनीखेज वारदात की है, जिसने सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आरएसपुरा के बाल सुधार गृह में जो हुआ वो जेल ब्रेक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को दी गई एक सीधी चुनौती है। सीमा के इतने करीब, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता है, वहां दो पाकिस्तानी घुसपैठी और एक स्थानीय मुजरिम पुलिस को लहू लुहान कर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। ये नाबालिग कहे जाने वाले मुजरिम नहीं, बल्कि ट्रेंड अपराधियों की तरह पुलिस पर टूट पड़े। फुटेज भी सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि लोहे के दरवाजों सलाखों के पीछे खड़े पहरे के बीच इन मुजरिमों के हाथ में पिस्तौल किसने थमाई? अब जब ये पकड़े गए हैं, पकड़े जा चुके हैं, तो अब इस पर भी खुलासे होंगे। क्या ये फरारी सरहद पार से रची गई स्लीपर सेल वाली साजिश थी? इस पर भी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर उस जलील और नाकाम मुल्क की है, जहां क्रिकेट का मैदान अगर कहें तो अब गृहयुद्ध का अखाड़ा बन चुका है। भारत के शूरवीरों ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्या रौंदा। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ गया। लेकिन ये भूचाल सिर्फ हार का नहीं है, ये भूचाल है उस बड़बोलेपन का जिसने अब पाकिस्तान के अंदर ही तलवारें खींच दी हैं। मोहसिन नकवी अपनी जान और कुर्सी बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। नकवी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना प्रमुख की चाटुकारिता के चक्कर में उन्हें निडर बताया। लेकिन भारत के हाथों मिली करारी हार ने मुनीर के उस फर्जी रसूख की धज्जियां उड़ा दी। रावलपिंडी के जनरल को यह बात चुभ गई। हार की जिल्लत ऐसी कि पीसीबी चीफ मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन भाग कर जाएंगे कहां? क्योंकि अब हुकूमत और फौज के बीच वो दरार पैदा हो चुकी है जो नकवी की मेजर सर्जरी के बिना नहीं भरने वाली। मुनीर का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इस्लामाबाद के गलियारों में नकवी का पत्ता काटने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा चुकी है, इस खबर पर भी आपको जानकारी देने वाले। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुई उस घटना की, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सड़कें बिगड़े नवाबों का स्टंट ग्राउंड बन चुकी हैं? सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़े मुद्दे के साथ, क्योंकि देश की सड़कों पर अब मौत नाच रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये सच है। क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से रौब है, भौकाल है, दबदबा दिखाने के लिए कुछ रईसजादे निकले हुए हैं। पैसों को ही जान लेने के लाइसेंस ये समझ बैठे हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज सबसे पहले इन रईसजादे रीलबाजों से मेरे कुछ सवाल हैं। आप भी ये सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपसे भी जुड़े हैं। हम और आप जब सड़क पर चलते हैं तो हमें अब इन रीलबाजों की चिंता हो गई है। क्या अब ऑफिस जाने के लिए घर से निकलने से पहले रीलबाज फ्री रूट हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई स्टंटबाजी के चक्कर में हमें कुचलना है? क्या आप घर से बाहर निकलने के लिए रीलबाजों से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है ये रील शूट करने में किसी को नहीं देखते, किसी की जान की भी फिक्र नहीं करते, इन्हें बस अपने व्यूज की चिंता है। क्या नाबालिग को स्कॉर्पियो की चाबी पकड़ा देने वाले माँ बाप को भी फन रील का क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि उन्होंने ही तो दी ना चाबी, उन्होंने ही तो गाड़ी की चाबी दे दी छोटे बच्चे को जो बालिग ही नहीं है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। उनका भी तो हिसाब होना जरूरी है। क्या लाइसेंस बिना उल्टी लेन में स्टंट करने वालों से बचने के लिए कोई सुरक्षा मानक हमारे देश में है या नहीं है?
क्या बोर्ड एग्जाम के बहाने जमानत मिलने के बाद रीलबाज फिर से सड़क पर प्रैक्टिस करने निकलेंगे? क्योंकि पहले तो मार दिया एक बच्चे को और उसके बाद फिर से एग्जाम देने के बहाने निकल गए। उनका भविष्य तो संवर गया, उस बच्चे का क्या हुआ जिसको इन्होंने कुचल दिया? क्या सिस्टम के गड्ढों में गिरने से बचने के लिए अब हेलमेट के साथ बॉडी शील्ड भी पहनना पड़ेगी? अभी हाल ही में घटना दिल्ली में हुई, कैसे हुई हमने आपको बताया था। हेलमेट लगा के शख्स गिर गया था गड्ढे में, मौत हो गई। क्या दिल्ली में बाइक पर बैठने से पहले यह चेक करना जरूरी हो गया कि आज कहां कहां रील बन रही है, कहां कहां गड्ढे या कहां कहां व्यवस्था नहीं की गई है? क्या रील वायरल होने के चक्कर में जान लेने वालों को सिर्फ नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाएगा? यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि वो तो नाबालिग कह के छूट गया, वो बेल पर है, एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन जिसकी जान गई उसको लेकर कौन सोचेगा? देखिए, ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ऐसी रोज ही तस्वीरें आती हैं। आपको एक एक करके हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां सिस्टम में कितनी बार इस तरह की घटनाएं हुई आप देखेंगे ना। और ये तो छोटा सा हम बाई खाता रख रहे हैं आपके सामने, लिस्ट बहुत लंबी है। आपको तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि पूरी कहानी आप तभी समझ पाएंगे। आप ये पहली तस्वीर देखिए, ये पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं 7 जुलाई 2024 का वीडियो जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला वीडियो दीजिएगा, पहला वीडियो दीजिए क्योंकि उसकी डिटेल अभी बताई नहीं गई है। शर्मा जी पहला वीडियो दीजिए। ये देखिए, शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शॉ नेता के बेटे थे। BMW से 2 पहिया वाहन को ये टक्कर मारते हैं और एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मारते हैं जिसमें 45 साल के कावेरी नाखवा की मौत हो गई और उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब दूसरा वीडियो ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा वीडियो 19 मई 2024 का है और इसमें 17 साल के अमीरजादे ने नशे में पोर्श से 2 IT में काम करने वाले लोगों को टक्कर मार दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तीसरा वीडियो अब आप देखिए, तीसरा वीडियो 30 मार्च 2025 पिछले साल का है। लैम्बोर्गिनी चालक ने फुटपाथ पर 2 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी और दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। चौथा वीडियो अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये तो बिल्कुल ताजा, अभी कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था, 8 फरवरी 2026 का, जब 15 साल के अमीरजादे ने लग्जरी गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया, कम से कम 6 लोग। कानपुर का ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया था, कानपुर का ये वीडियो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी का इस्तेमाल करके कैसे शिवम मिश्रा ने कुचला, नई नई कहानियां बनाई गई, ये तक कह दिया गया कि ड्राइवर कोई और था। अगली तस्वीर वीडियो नंबर 5 आप देख रहे हैं, ये भी 3 फरवरी का है। 17 साल के नाबालिग ने, ये बिल्कुल ताजा जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से रील स्टंट बनाते हुए 23 साल के साहिल को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई। तो ये तो लिस्ट है और ये सोचिए आप, कुछ घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई, जो सामने आई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते, रिपोर्ट नहीं करते और ये अब आम हो गया। ऐसा लग रहा है सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं हम आपको समझाते हैं। आज हमारे देश की सड़कें मौत का प्लेटफॉर्म बन चुकी हैं और इसके पीछे 2 गुनहगार हैं। पहला है वो मानसिकता जो देश की सड़कों पर डामर की तरह घुल चुकी, भ्रष्टाचार को सामान्य मान बैठी। सिस्टम की रगों में भ्रष्टाचार इस कदर समा चुका है कि लोगों को अब यही न्यू नॉर्मल लगता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल चीज लगती है। इस व्यवस्था में जनता को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं जाता, बस नंबर्स हैं हम इनके लिए। एक मरा दूसरा मरा, ये नंबर बताते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई मुद्दा भी नहीं बनता है इनके पास। इसका भी अगर मुद्दा बन भी जाए तो एंटीडोट है, मतलब मुआवजा। कोई भी घटना होती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है, बस बात खत्म। और यहां दूसरा गुनहगार है पैसा, जो कुछ लोगों को लगता है कि इस बात का लाइसेंस है, पैसा इस बात का लाइसेंस है कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उनके बाप के पास बहुत पैसा है, ये दिमाग में लोग लेकर चलते हैं और पैसे वाले बच भी जाते हैं। कानपुर वाला मामला तो आपको याद है ना, कैसे पैसा देके अज्ञात हो गया था FIR में। लेकिन देखिए आज इन 2 गुनहगारों ने हमारे देश के साथ क्या किया है। पूरे देश को कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए क्योंकि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसे 2023 की रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि वो रिपोर्ट बताएगी कि कैसे हमारे देश में 2023 की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो बताएगी कि देश में कितनी गंभीर स्थिति है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। जानकारी आपके सामने रखते हैं, चलिए फटाफट आपको बताते हैं। देश में रोजाना 474 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। रोजाना का आंकड़ा है ये। साल 2023 में 1.72 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई, 1,72,000 लोग। साल 2022 में 1.68 मौतों से 2.6% ज्यादा है, ये 2022 के आंकड़े से ज्यादा है। और सड़क हादसों में सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना सबसे बड़ी वजह है। 2023 में कुल मौतों में अगर हम आपको बताएं तो 68% में सबसे ज्यादा मामले ओवर स्पीडिंग के थे, समझ रहे हैं आप। और 2023 में
1,72,890 मौतों में से 40% बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के थे। 2023 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने से 3,674 लोगों की मौत हुई। सब कुछ ओवर स्पीडिंग का मैक्सिमम मामला है। 2023 में सबसे ज्यादा सड़क हादसों में जो मौतें हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 23,652 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। तो ये वो आंकड़े हैं जो आंखें खोल देंगे आपकी। सबसे ज्यादा मौतें 18 से 45 साल के उम्र के बीच के लोगों की हुई है। और साल 2023 में सड़क हादसों में 35,221 पैदल यात्रियों की मौत हुई। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो सड़क पर चल रहे थे, उनकी मौत हो गई। टू व्हीलर और पैदल यात्रियों की मौत का आंकड़ा कुल 65.1% यानी 50% से करीब 15% ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये हादसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं। और ये तो हमने आपको 2023 की रिपोर्ट बताई। 2025 की जब आएगी, 2024 की आएगी, जैसे 22 से 23 में ज्यादा हुए थे आंकड़े, तो 24 और 25 में भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। ये बहुत चिंताजनक है और इसीलिए पूछा जाना और इस पर बात करना जरूरी है। और इन्हीं आंकड़ों में से एक आंकड़ा और शामिल हो चुका है जिसका नाम है साहिल। ये एक और नंबर जुड़ गया है। 2026 के जब आंकड़े आएंगे तो साहिल का नाम उसमें हो। साहिल आज उसकी मां के लिए तो उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन हमारी व्यवस्था के मुताबिक अब वो एक आंकड़ा बन चुका है। साल 2026 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अब साहिल को एक आंकड़े की तरह याद तो नहीं कह सकते, दर्ज किया जाएगा कह सकते हैं, क्योंकि उसे एक किलर रीलबाज ने अपनी गाड़ी के पहियों के नीचे रौंद डाला। इस बुरी तरह से रौंदा कि उसकी मौत हो गई। ये उस गाड़ी का वीडियो आप देख रहे हैं और इसमें साहिल बाइक से कैसे जा रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज साहिल की मां अपने बेटे को किस तरह याद कर रही हैं, उनके शब्द, उनकी भावुकता, उनकी चीखें आज आपको जरूर सुननी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है, और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 में। फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहाँ जाकर अपने बच्चे को देखा, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहाँ से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। साहिल की मां की ये चीखें आज बड़े सवाल खड़े करती है। पूरा मामला क्या है, घटना कैसे हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में साहिल की मौत हो गई। साहिल धनेश्रा की मां ने ऐसे में गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां इन्ना मक्कन ने कहा है कि आरोपी उस वक्त रील बना रहे थे, शूट कर रहे थे, और स्टंट करते हुए आरोपियों ने साहिल को टक्कर मार दी। इन्ना मक्कन ने कहा कि यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। 23 साल का साहिल इन्ना का इकलौता बेटा था। घटना 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुई थी। इस स्कॉर्पियो कार ने साहिल धनेश्रा को टक्कर मारी थी और इस हादसे में साहिल की मौके पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सामने आया कि कार 17 साल का एक नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के लिए उसे बेल दे दी गई। और अब आप देखिए इस मामले पर साहिल के दोस्त का क्या कुछ कहना है, उनसे भी हमने बात की, सुनवाते हैं आपको। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं ये जानता था कि भाई वो बिजी हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, लेकिन इट वाज हार्ड टू बिलीव कि भाई वो मतलब छोड़ के चला गया, क्योंकि एक ना बहुत हमारा डीप कनेक्शन था। इसके घर पे भी ये पता था कि भाई मानस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे घर पे भी ये पता था कि भाई साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा एक जितेन का नाम आता था, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता था, क्योंकि हम 3 ही दोस्त थे। उसके बाद आपको खबर आई दोपहर करीब 12 बजे की बात। आप मेरे को ये खबर मिली 5 बजे शाम में। अच्छा, 5 बजे, और ये 11:30-12 बजे तक सारा काम हो चुका था। देखिए, ऐसे मामलों में अक्सर पैसा कैसे पूरा खेल पलट देता है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स इस पर आपको देते हैं। देखिए, द्वारका में हिट एंड रन मामले में कानूनी गड़बड़ी पाई गई। एफआईआर में विसंगतियों को लेकर सवाल उठने लगे। आरोप है कि रीलबाज की उम्र के साथ खेल हुआ है। जिस दिन घटना हुई, आरोपी की उम्र 19 साल दर्ज हुई। मतलब रिपोर्ट में आरोपी अक्षय कुमार को बालिग बताया गया, अक्षत कुमार को। यात्नी मुकदमा जब सामान्य अदालत में चलना चाहिए था, क्योंकि अब 19 साल जब उम्र बताई जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आरोप है कि उसके बाद में नाबालिग बताया गया।
बात बदल दी गई कि 19 साल का बालिग नहीं, नाबालिग है। पुलिस ने नाबालिग बताकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया। अब सवाल है कि अगर एफआईआर में 19 साल का है तो बाद में नाबालिग कैसे हो गया? आरोपी अक्षत्र एक बड़े ट्रांसपोर्टर का बेटा है। क्या इसीलिए रातों रात उम्र के साथ खेल हो गया, सब बदल दिया गया, जुवेनाइल बना दिया गया? देखिए, साहिल की मां इसको लेकर चिंतित है और उनका कहना है कि उसकी मौत हादसे से नहीं हुई है बल्कि वो एक हत्या है। अब कानून इसमें अपना काम कर रहा है, कितना सही गलत कर रहा है वो एक सवाल हो सकता है। बहरहाल ग्राउंड पर हकीकत क्या है दिखाते हैं आप। ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। अगला हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ है, जो साइलेंसर होता है वो टूटा हुआ है। यानी पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में पार्ट्स में टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, यूपी 57 BM 3057। ये वो स्कॉर्पियो है। देखिए, जो दिल्ली के साहिल के साथ हुआ है वो कल देहरादून के राहुल के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आसपास फर्जी रौबदारों ने आतंक मचा रखा है। हमें ये सब दिखता तो है, लेकिन लंबे वक्त से हम इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आपके आसपास की सड़कें अब ऐसे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे किलर रीलबाजों से भर चुकी हैं, जो रील बनाने के नशे में है। और इस नशे में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो पैसा उन्हें बचा लेगा, ये बात भी वो मान चुके हैं। इस तरह के रीलबाज कैसे एक्टिव हैं, हम आपको थोड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा आपको फ्लैशबैक ले चलते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये तस्वीरें आती हैं, आपने भी देखा होगा। जब आप सड़कों पर जाते होंगे तो इस तरह की तस्वीरें आप देखते होंगे। कोई गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ है, कोई गाड़ी की खिड़की से निकल रहा है और सब कुछ हो रहा होता है, रील शूट हो रही होती है अलग अलग हाईवेज पर, अलग अलग जगहों पर। ये आम हो चुका है, लेकिन ये लोग व्यूज के लिए इस तरह से करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनकी ये गलती, ये सड़क है, यहाँ पर एक चूक होती है ना, जान चली जाती है लोगों की। लेकिन इनके लिए इनके व्यूज, इनकी रील बनना ज्यादा जरूरी हो गया और इनको लगता है अगर पकड़े भी गए तो पैसों का रुआबी से निकल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है कुछ मामलों में, ऐसे लोग बचते भी आए। तो ये हमें बदलने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही साहिल और भी ऐसे ही लोग, मौत उनकी होती रहेगी। हम खबर दिखाएंगे और हमेशा की तरह जो भारतीय लोगों की मानसिकता है वो भूल जाते हैं, बहुत छोटी याददाश्त होती है, तो भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये तस्वीर हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो रीलबाजी वाला कल्चर है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एक टशन दिखाना है, चंद व्यूज के लिए खुद को हीरो बनाना है, ये अब सड़कों पर जमकर दिख रहा है। लेकिन जानते हैं आप, देश की सड़कों पर ये रईसजादे रीलबाज आम जनता के लिए कितने घातक हैं, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कितने ज्यादा डरावने आंकड़े आप सुनिए। देश भर में महानगरों की सड़कें खतरनाक हो गई हैं। रील बनाते स्टंटबाज बेखौफ होकर गाड़ी चला रहे हैं। ये समस्या शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक फैल चुकी है। भले ही यातायात नियम लिखित रूप में मौजूद हों, लेकिन सड़कों पर वास्तविकता इसके उलट दिखती है। युवकों के समूह तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए रील बनाते हैं, कार की सनरूफ से बाहर खड़े होकर नाचते गाते दिखते हैं। आपने भी देखा होगा, बीते कुछ सालों में रील्स बनाने का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज हो गया है। इसमें लोग फर्जी रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं, शो शाह पूरा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और इन रील्स को कम उम्र के युवा खूब पसंद करते हैं। कम उम्र में सही गलत की समझ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी वजह से सड़कों पर ऐसे रीलबाजों का ट्रैफिक लगा है। और रीलबाजों का ये ट्रैफिक देश के लिए रेड सिग्नल जैसा है, क्योंकि अगर इस तरह से रीलें बनती रहीं, इस तरह से लोग अपनी तो जान उनके खतरे में रहती है, दूसरों की जान को भी खतरे में डालते रहे, तो बार बार ये जो मौत के आंकड़े हम आपको 2023 के दिखा रहे थे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे, इतने गुना बढ़ जाएंगे कि हमें सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में जरूरत यह है कि इन रीलबाजों को जरा समझ में आए, उनके पेरेंट्स को समझ में आए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के मामले में हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल तीसरा या दूसरा पायदान भी पार कर ही लेंगे।
लेकिन देश की जीडीपी को बदलने घर से निकला एक भारतीय सड़कों पर कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे सिर्फ इस बात से समझिए कि कहीं गूगल मैप से रास्ता पूछते पूछते कोई अधबने पुल से नीचे गिर जाता है। यहाँ सिस्टम कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर की व्यवस्था नहीं करता। कोई रात में घर पहुँचने से पहले 90 डिग्री के कट को देख नहीं पाता और उसे इसकी सजा के रूप में मिलता है 40 फीट गहरा पानी का गड्ढा। कोई हेलमेट लगाकर सारे नियमों का पालन करते हुए घरों से निकलता है तो सड़क पर एकाएक गड्ढा आ जाता है और हेलमेट पहने वो शख्स गड्ढे में समा जाता है। कोई निजी काम से बाहर निकलता है तो रील बनाते रईसजादे का शिकार हो जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े ये बताते हैं कि हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में भारत चैंपियन बन चुका है। ये दिल्ली में एक मां की चीख से नहीं थमेगा। ये ग्रेटर नोएडा में एक पिता के रुंधे हुए गले से नहीं रुकेगा, क्योंकि सिस्टम को भ्रष्टाचार की चादर ने ओढ़ लिया है। जहां एक रईसजादा सड़क पर 2 लोगों को कुचलकर सजा स्वरूप निबंध लिखने की तैयारी करता है, तो वहीं कानपुर की गलियों में मौत बनकर घूमने वाला एक रईसजादा कई लोगों को कुचलने के बाद मिस्टर इंडिया हो जाता है। ड्राइविंग सीट पर दूसरा ड्राइवर प्रकट करने की ये व्यवस्था फिलहाल भारत में ही मौजूद है और ऐसे में धन्य है वो व्यवस्था जो चंद सिक्कों का टॉप अप लेकर दोष को निर्दोष बना देने में महारत हासिल कर चुकी है। ऐसे में यकीन करिए कि इस देश में सरकारी नौकरी की परीक्षा में 1 मिनट की देरी से पहुंचने पर दरवाजे तो बंद हो सकते हैं, लेकिन पैसों का पासा फेंकते ही एक रात में 19 साल का एक आरोपी अगली सुबह का सूरज देखने से पहले उम्र का फासला बैक डेट में तय कर लेता है और अपनी लाचारी पर ताली बजाती इस देश की जनता एक स्वर में कहती है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उम्मीद करेंगे कि हमारे सवाल पूछने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी और सही तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आरोपी नाबालिग है या नहीं, ये भी दिल्ली पुलिस को क्लियर करना चाहिए और उन पेरेंट्स को भी अब सावधान हो जाना चाहिए जो अपने बच्चों को पुचकारने के लिए गाड़ी की चाबी यूं ही थमा देते हैं। आपकी गाड़ी की चाबी देना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, जहां पुलिस का सख्त पहरा और ऊंची दीवारों को लांघकर 2 पाकिस्तानी रफू चक्कर हो गए। वो सिर्फ भागे नहीं बल्कि सुरक्षा का जाल तोड़कर खाकी पर ऐसा वार किया जिससे हर कोई सन्न है। हाथ में बंदूक, पुलिस वालों पर वार और पलक झपकते ही कैदी फरार। आपको एक एक तस्वीर तफसील से दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी भगोड़े कहां तक दौड़े, कहां तक पहुंचे, कहां पकड़े गए। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए आरएसपुरा इलाके में जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम का ये सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। यहां से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार हुए थे। हालांकि पुलिस ने इनमें से 2 पाकिस्तानी कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। ये कैदी पंजाब से पकड़े गए हैं, बाकी एक की तलाश अभी चल रही है। पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन देखिए कैसे ये फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अपना अटैकिंग मोड में है, पूरी तैयारी के साथ लग रहे हैं, पिस्तौल भी इनके हाथ में। जेल में बंद ये पाकिस्तानी कैसे फरार हुए, जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम का क्या कुछ पूरी घटना घटी है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। हुआ क्या है जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में? दरअसल सोमवार शाम 5:15 बजे 3 कैदियों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। बाल गृह केंद्र में तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर गोलियां दागी गई और इस दौरान एक कांस्टेबल और एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। हमले के बाद तीनों कैदी ऑब्जर्वेशन होम से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों कैदियों को पकड़ लिया, 2 कैदी पकड़े गए, तीसरा अभी फरार है। इन कैदियों में 2 पाकिस्तानी थे और एक स्थानीय निवासी था। 2 पाकिस्तानी पकड़े गए, स्थानीय निवासी अभी फरार है। पाकिस्तानी कैदियों की पहचान ननकाना साहब के रहने वाले एहसान और मुजफ्फराबाद के रहने वाले सनाउल्लाह के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी स्थानीय निवासी गुग्गा है और जो गैंग से जुड़ा हुआ है और इसमें से 2 कैदी बालिग हो गए थे पर उन्हें जिला जेल नहीं भेजा गया था, शिफ्ट नहीं किया गया था। पुलिस अदालत को बालिग हो चुके कैदियों की सूची भेज चुकी थी, लेकिन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई थी और ऐसे में इन कैदियों ने उससे पहले ही जेल ब्रेक कर दिया। इस घटना के बाद जांच एजेंसियों ने कैसे पाकिस्तानी कैदियों पर शिकंजा कसा है और इस वक्त ऑब्जर्वेशन होम की सुरक्षा कैसी है, ताजा हालात क्या है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब यानी कि लुधियाना के आसपास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी आज दोपहर ही हो गई है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इनकी ट्रांजिट रिमांड ली जाए। देखिए तकरीबन 24 घंटे से कम समय में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन दोनों पाकिस्तानियों को पकड़ लिया है। इसकी जानकारी जो सूत्र हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो टीम्स ग्राउंड पे ऑपरेट कर रही हैं, वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हो सकता है आधिकारिक तौर पर जो एक वक्तव्य आने के लिए कुछ समय लग जाए। जब तक इनकी ट्रांजिट
ट्रांजिट रिमांड नहीं मिलती, लेकिन पुलिस कह रही है कि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के आज ही ट्रांजिट रिमांड मिल जाए। बड़ा सवाल ये उठता है कि बाल सुधार गृह में इन कैदियों के पास गन कहां से आई। इस मामले की जांच चल रही है। बहरहाल इस मामले में हुई लापरवाही को लेकर 6 पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने सस्पेंड भी कर दिया है। कैदियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। 2 पकड़े गए, हमने आपको बताया। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शुरुआती जांच से पता चला कि कई दिनों से ये भागने की साजिश रच रहे थे। इनकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। और ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी इन तीनों कैदियों ने बाल सुधार गृह में जमकर आतंक मचाया। आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल देते हैं कि पहले और क्या क्या ये कर चुके हैं जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 25 दिसंबर को 3 कैदियों ने सीसीटीवी तोड़े थे और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की गई थी। 26 कैदियों पर सिर्फ 2 गार्ड तैनात थे। 26 कैदियों पर, जो बाल सुधार गृह की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि 26 कैदियों पर अगर 2 गार्ड तैनात है और ये 26 कैदी एक साथ मिल गए तो क्या गार्ड सामना कर पाएंगे? अब सवाल यह है कि तीनों कैदियों के पास बंदूक कैसे आई, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। बाल सुरक्षा गृह की खिड़कियां टूटी थी जिससे दीवारों से सामान अंदर फेंका जा सकता था। इसको ठीक नहीं कराया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी ने हथियार अंदर फेंक दिया था इन्हीं खिड़कियों से। कोई है जो इन कैदियों की भागने में मदद कर रहा था। पुलिस ने जांच और छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। गाड़ियों की सघन चेकिंग भी हो रही है। पुलिस अलर्ट पर है। 2 पकड़े जा चुके हैं, तीसरे को पकड़ने की कवायद तेज है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बल पहले से ही जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। ऐसे में इस फरारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर गहन तलाशी अभियान अभी भी चला रही है। अभी भी एक कैदी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 2 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसकी मदद से गए, अब ये जो 2 पकड़े गए हैं उनसे खुलासा होने की पूरी संभावना दिखती है। इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई। करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा की मां गायब हो गई हैं। ये तीसरा कैदी था जो साथ में फरार हुआ। तो क्या ये सारा खेल प्लानिंग के तहत हुआ है? इसी से जुड़ी हमारी सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आरएसपुरा के दबलैड में मौजूद हैं और ये वही घर है जो कि करणजीत गुग्गा का घर है। यहाँ पर जो है कल पुलिस ने, जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि वहाँ पर जुवेनाइल होम ब्रेक हुआ है, एहसान और सनाउल्लाह 2 पाकिस्तानियों के साथ गुग्गा जो है वो फरार है और उसका वीडियो भी सामने आया जहाँ वो पुलिस पर फायरिंग करता दिख रहा है। तो उसके बाद पुलिस टीम्स यहाँ पर पहुँची, लेकिन यहाँ जो दबलैड में गुग्गा का घर है वो घर पुलिस को बंद मिला। उसकी माँ जो है वो भी यहाँ से गायब है। यहाँ पर आप देखिए कि बाहर भी ताला लगा था। हालांकि पुलिस की टीम्स जो हैं वो इस ताले को तोड़कर अंदर गई, लेकिन अंदर यहाँ से अगर सरजीवन आपको छोटी सी जगह से दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि अंदर जो कमरे हैं वहाँ पर भी बंद हैं वो पूरी तरह से। देखिए, पुलिस की गिरफ्त से अभी भी एक कैदी दूर है और ऐसे में ये जो घटनाक्रम बाल सुधार गृह के अंदर हुआ, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है जिन पर बहुत जरूरी है कि बात की जाए और सवाल पूछे जाए। जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि आगे ऐसी घटना ना हो। बाल सुधार गृह के अंदर पिस्तौल कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जरूर वहां पर ऑफिशियल्स को लेना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो मदद कर रहा था। 26 कैदियों पर सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी, इसको लेकर चिंता होनी चाहिए। 26 कैदी अगर एक साथ आ गए तो 2 सुरक्षाकर्मी क्या करेंगे? और वैसा ही कुछ हो भी गया। पहले सीसीटीवी तोड़ने के बाद भी सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं की गई? हमने आपको बताया 25 दिसंबर 2025 पर कैसे इन्हीं कैदियों ने मिलकर सीसीटीवी फोड़ा। तो उसके बाद इन्हें अलग अलग क्यों नहीं, सेक्लूडेड क्यों नहीं रखा गया? कोई व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? टूटे शीशे और कमजोर दीवारों की मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर शीशे टूटे हुए तो उससे पिस्तौल फेंकी गई है तो ये तो बहुत गंभीर है। कोई और कैदी भी ऐसा कर सकता है, कानून हाथ में ले सकता है। क्या अंदर से किसी की भी मिली भगत है? ये भी प्रश्न है कि क्या सुधार गृह के अंदर किसी ने पैसों के जरिए या कैसे भी मदद की है? क्या खुफिया और स्थानीय पुलिस को पहले कोई इनपुट, इसको लेकर कोई इनपुट उनके पास क्यों नहीं था? फरार कैदियों की ट्रैकिंग में देरी क्यों हुई? क्योंकि 2 पकड़े गए, पंजाब तक पहुंच गए तब पकड़े गए, जबकि अलर्ट जारी हो चुका था। 2 पकड़े गए, तीसरा अभी भी फरार है और ऐसे में उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल चल रहा है। और इसको लेकर देखिए बहुत अलर्टनेस होनी भी चाहिए, इसको लेकर बहुत सजगता होनी चाहिए, क्योंकि वो इलाका है जो पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में आता है। जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी सिक्योरिटी हाई रखने वाला जोन है, उसके बावजूद वहां व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह सवाल बना हुआ है। और इसको लेकर अब वहां पर ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं।
अब बात करते हैं ईरान की। आज का दिन ईरान और अमेरिका के लिए बहुत भारी था। आज दोनों देशों के बीच जंग को लेकर बड़ा फैसला होने वाला था। आज तय हो जाता कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। फैसला यह होना है कि ईरान पर कब और कैसे हमला किया जाए, या फिर ईरान अपनी मिसाइल ताकत से ट्रंप के होश उड़ा देगा। ट्रंप और खामनेई के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण है, हम जानते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज होने वाली वार्ता भी फेल हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर नजर आ रहा है। आक्रामक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं। दोनों अपने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बयान ने ईरान की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि खामनेई को जाना ही होगा। देखिए, महीनों कुछ की बात नहीं है, कुछ ही हफ्तों में ईरान का फैसला हो जाएगा, अमेरिका ऐसा कह रहा है। अमेरिका के इस बयान के मायने क्या हैं, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि इस बयान का जब बातचीत की टेबल पर बैठे हैं तो बड़ा अर्थ निकलता है। खामनेई की सत्ता हिलने वाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि लिंडसे के बयान के मायने अलग निकल रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में ईरान पर बड़ा फैसला होने वाला ये कहा जा रहा है। आज की बातचीत के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, ये कहा गया। अगर वार्ता फेल हुई तो ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। पहला विकल्प क्या है, खामनेई को सत्ता से हटाया जाएगा, उन्हें आउट कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प है सत्ता से हटाने के लिए ईरान पर अटैक करना। ईरान पर हमले के लिए यूएस महीनों का इंतजार नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि या तो खामनेई खुद ब खुद हट जाए, और नहीं हटेंगे तो अटैक किया जाएगा। मतलब अमेरिका ने जंग की तैयारी तेज कर दी, और उसका मकसद एक ही है कि खामनेई को किसी तरह से वहां सत्ता से हटा दिया जाए, सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए। जहां अमेरिका खामनेई के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, वहीं खामनेई भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। ईरान ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए खुर्रम शहर मिसाइल का एआई वीडियो जो हम आपको दिखाने जारी किया है, इसे देखकर अमेरिका की रूह कांप जाएगी। आप जरा तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम करिए तस्वीर। At the time when the sky above the aggressor's bases is torn apart by the mighty roar of the region's most advanced ballistic missile, all defense systems would merely be spectators to an inevitable failure. From hangars fortified by concrete at the heart of the desert to sensitive and strategic centers built deep within the occupied territories. तो आपने एआई वीडियो तो देख लिया, लेकिन इस खुर्रम शहर मिसाइल की खासियत क्या है, ये कितनी खतरनाक है, और इसका वीडियो जारी करके क्या मैसेज देना चाहते हैं ईरान? चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर पर रखा गया है। इस मिसाइल का नाम ही खुर्रम शहर है, और ये शहर 1980 के दशक में ईरान और इराक युद्ध का प्रमुख केंद्र रहा था। इसीलिए इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर रखा है ईरान ने। और इस मिसाइल को खैबर नाम से भी जाना जाता है। खैबर नाम 7वीं सदी के ऐतिहासिक किले खैबर से जुड़ा हुआ, और ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसे जो है ईरान के एरोस्पेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया, डेवलप किया। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, और ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे 2000 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस जद में आ सकता है। ये करीब 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। 2000 किलोमीटर के दायरे में 1500 किलोग्राम का वॉरहेड अपने आप में तबाही का संकेत देता है। और पहला परीक्षण जनवरी 2017 में इसका किया गया था। कुछ विशेषज्ञ इसे हॉसोंग 10 से भी प्रभावित मानते हैं, यानी उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड मानते हैं हॉसोंग 10 से। वो भी बहुत खतरनाक मानी जाती है और उससे प्रभावित मानते हैं। तो आप समझ जाइए कि तैयारी ईरान की इस कदर बड़ी है कि वो भी कह रहा है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो हम भी मिसाइलें अपनी तैयार रख रहे हैं, स्टैंड बाय मोड में रख रहे हैं। और यही वजह है कि आई वीडियोस, ईरान की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस इस तरह के जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका को मात देने के लिए ताबड़तोड़ तैयारी की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। इसे पूरी तरह घेर लिया गया। ये वही रास्ता आपको बताएं जहां से तेल जाता है, जहां से व्यापार होता है तमाम देशों का। तो ईरानी सैनिक जोर शोर से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और जरा अब ईरान के युद्धाभ्यास की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, कैसे ईरानी सैनिक मिसाइलों से अपना टारगेट को धुएं में उड़ा दे रहे हैं, तब्दील कर दे रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए। देखिए, हरमुज को घेरकर ईरान
अमेरिका को क्या संदेश देना चाहता है, आपको उसकी भी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज में युद्धाभ्यास हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां से तमाम व्यापारिक चीजें जाती हैं। और यहां पर जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसका सीधा मैसेज क्या है? वार्ता से ठीक पहले ईरान हॉर्मुज पर एक्सरसाइज कर रहा है, वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में मिलिट्री और नेवी की टीमें कॉर्डियली एक्सरसाइज कर रही हैं, शामिल हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है और कद्र 110 कद्र 30 मिसाइलें युद्धाभ्यास में शामिल हैं। एक्सरसाइज के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, AI का भी इस्तेमाल हो रहा है और युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को ईरान इशारों में धमकी दे रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी तैयार है, ये बताने की कोशिश हो रही है। वहीं वार्ता से पहले कैसे ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाया और फिर से B-2 बॉम्बर भेजने की बात कही है, वो कैसे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. I mean, it's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. एक तरफ ट्रंप ईरान पर बातचीत को लेकर डन करने का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरान को घेर लिया है। सूत्र कहते हैं कि अगर वार्ता फेल हुई तो अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमला बोल देंगे। इस पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, सारी डिटेल्स देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर वार्ता फेल होती है तो सवाल यही चल रहा है कि क्या ईरान पर अटैक हो जाएगा। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना का जमावड़ा लगा हुआ है। अमेरिका की जंगी बेड़ों ने ईरान को चारों ओर से घेर लिया। आपको याद होगा USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड, ये तमाम जो एयर स्ट्राइक्स ग्रुप हैं ये पहुंच चुके हैं। हजारों सैनिक हैं, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइलों से लैस युद्धपोत तैनात हैं। टॉमहॉक मिसाइल की बात करें, कैरेबियन सी में 2 कैरियर्स डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं और अमेरिका हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करता यहां दिखाई दे रहा है। तो अपने आप ही एक क्लियर मैसेजिंग है कि तैयारी तो बड़ी और हो सकता है इस कदर हो कि अगर बात नहीं मानते हैं तो आगे हमला हो जाए। चलिए, अब इस खबर पर हमारी नजर है, बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलता है देखेंगे, लेकिन अब आपको आपके फायदे से जुड़ी बात बताते हैं। आज हर तरफ ये चर्चा चल रही है कि सोना चांदी आखिर कब खरीदा जाए। सोना चांदी बीते कुछ वक्त से अप डाउन वाला गेम खेल रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से सोना चांदी जिस तरह से धड़ाम नजर आ रहे हैं, तो सवाल है कि क्या यही सही समय है सोना खरीदने का। इस सवाल का जवाब आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में सोने चांदी के साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और इसे धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। लोग सोना चांदी को सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से सोना चांदी के दाम में जो उतार चढ़ाव आया है उससे हम लोग चिंतित हैं और बड़े जोखिम का सामना भी कर रहे हैं कि खरीदें ना खरीदें, क्या करें। लेकिन अब आपको बताएं कि सोना चांदी के दाम किस कदर धड़ाम नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे ये सही समय है। देखिए, क्योंकि 24 कैरेट सोना का जो दाम अब आ रहा है वो आपके जेब को सूट कर सकता है, आप खरीद सकते हैं। 24 कैरेट सोना 1,54,200 से 1,54,910 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोना अमूमन जिसके गहने बनते हैं 1,41,350 से 1,42,000 प्रति 10 ग्राम आ गया है। 1 किलो चांदी की कीमत भी बता देते हैं। अगर सोना नहीं आप खरीदना चाहते, चांदी खरीदना चाहते हैं, तो चांदी की कीमत 2,30,856 रुपए है। तो ये जो दाम है पिछले दिनों की तुलना में काफी कम हो गए। सोने को लेकर अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर JP मॉर्गन ने कहा है कि गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। गोल्ड इज मनी यानी सोना ही असली पैसा है, बाकी सब क्रेडिट है। यानी कागजी नोटें आता है, खर्च हो जाता है, बाकी बैंक में आपके पैसा है, बॉन्ड्स और शेयर है, ये सब तो बैंक में रहेगा, लेकिन ये सभी उधार या इस तरह की चीजों से खर्च होकर निकल जाते हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।